हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। आज के क्लास में हम क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के मस्ट थ्योरी क्लास को करने वाले हैं। इसके पहले हमने पहला क्लास करा दिए हैं। आज का जो होगा हमारा दूसरा क्लास होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के स्लाइड को। पहला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। यानी जब इटली एवं जर्मनी के एकीकरण जो हो रहा था तो उसमें ऑस्ट्रिया की भूमिका या फिर कहें तो ऑस्ट्रिया की बाधा था, जो भी था उसकी क्या योगदान रहा। ठीक है, लिखेंगे इटली की इटली और जर्मनी की एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। सबसे बड़ी बाधा थी। बस सबसे बड़ी बाधा थी। क्योंकि मेटरनिक क्योंकि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का क्योंकि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का ऑस्ट्रिया का ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक नहीं चाहता था कि मेटरनिक नहीं चाहता था कि नहीं चाहता था कि जर्मनी तथा इटली का एकीकरण हो। एकीकरण हो 1830 ईस्वी की ईस्वी के बाद वहां पर लगातार आंदोलन हो रहे थे। आंदोलन हो रहे थे, लेकिन मेटरनिक द्वारा मेटरनिक द्वारा मेटरनिक द्वारा इसे दबा दिया जाता था। दबा दिया जाता था। इसलिए इसलिए जर्मनी तथा इटली का एकीकरण धीमी पड़ गया धीमी पड़ गया और अंततः 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट के संधि के तहत फ्रैंकफर्ट के संधि के तहत
जर्मनी तथा इटली का एकीकरण संभव पूरा हो पाया। इटली का एकीकरण एकीकरण संभव पूरा हो पाया। अगला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी की अहम भूमिका रही है। गैरीबाल्डी की अहम भूमिका रही है। गैरीबाल्डी युवकों के साथ मिलकर लाल कुर्ती वालों का संगठन बनाया था। लाल कुर्ती वालों का एक सेना बनाया था। मिलकर लाल कुर्ती वालों का एक सेना बनाया था। इन सैनिकों को लेकर गैरीबाल्डी गैरीबाल्डी सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया था। नेपल्स पर आक्रमण कर जीता था। जीत हासिल किया था। इन्होंने अपनी जीवन की सारी कमाई देश की हित में दान कर दी। देश के हित में दान कर दिया। अगला स्लाइड है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी के योगदान को बताना है। लिखेंगे मेजनी के योगदान, लिखेंगे इटली के एकीकरण में इटली के एकीकरण में
मेज़नी का योगदान। मेज़नी का योगदान। मेज़नी का मेज़नी का मुख्य उद्देश्य था, मेज़नी का मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था ऑस्ट्रिया के प्रभावों से, ऑस्ट्रिया के प्रभावों से, ऑस्ट्रिया के प्रभावों से इटली को मुक्त कराना, इटली को मुक्त, इटली को मुक्त कराना। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर, राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर, भावना से प्रेरित होकर, प्रेरित होकर मेज़नी, मेज़नी एक गुप्त क्रांतिकारी, एक गुप्त, एक गुप्त क्रांतिकारी, गुप्त क्रांतिकारी संगठन, संगठन कार्बोनारी, कार्बोनारी, कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण कर लिया, कार्बोनारी की सदस्यता, सदस्यता ग्रहण कर लिया, सदस्यता ग्रहण कर लिया। तथा इसके साथ ही, इसके साथ ही यंग इटली तथा यंग यूरोप की भी स्थापना की थी, यंग इटली तथा यंग यूरोप का भी स्थापना किया था। अगला स्लाइड है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या थी? तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की बहुत बड़ी भूमिका थी। जर्मनी की एकीकरण का जन्मदाता बिस्मार्क को ही माना जाता है। लिखेंगे जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में, एकीकरण में बिस्मार्क की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बिस्मार्क की, बिस्मार्क बिस्मार्क की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बिस्मार्क की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बिस्मार्क, बिस्मार्क एक सफल राजनीतिक एवं कूटनीतिज्ञ था। राजनीतिक, कूटनीतिज्ञ था, राजनीतिक कूटनीतिज्ञ था, नीतिज्ञ भी था।
वह बिस्मार्क बिस्मार्क निरंकुश राजतंत्र के निरंकुश राजतंत्र के तंत्र के समर्थन के साथ जर्मनी की एकीकरण जर्मनी के एकीकरण जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जर्मनी के एकीकरण में जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। सबसे बड़ी बाधा थी। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया से युद्ध असंभावी मानता था। अवश्य हावी मानता था। लेकिन उनकी मानसा उनकी मानसा थी कि दुनिया ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी समझे। आक्रमणकारी समझे। इसलिए ऑस्ट्रिया ने सन 1866 ईस्वी में प्रशा के खिलाफ सेडान का युद्ध घोषणा कर दी। सेडान का युद्ध घोषित कर दिया। अगला स्लाइड है। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण असंभव था। कैसे? विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण
असंभव था कैसे? तो विलियम प्रथम का भी योगदान रहा जर्मनी के एकीकरण में। लिखेंगे विलियम प्रथम विलियम प्रथम ने जर्मनी की एकीकरण के लिए जर्मनी की एकीकरण के लिए जर्मनी की एकीकरण के लिए इस मार्ग को अपना इस मार्ग को अपना चांसलर नियुक्त किया था। चांसलर नियुक्त किया था। चांसलर नियुक्त किया था जर्मनी के एकीकरण के लिए। जर्मनी के एकीकरण के लिए जर्मनी के एकीकरण के लिए और जर्मनी के एकीकरण के लिए उन्होंने युद्ध किए और जर्मनी के एकीकरण में और जर्मनी के एकीकरण में जर्मनी के एकीकरण में अपना महान योगदान दिया। अपना महान योगदान दिया। विलियम प्रथम के बगैर विलियम प्रथम के बगैर विलियम प्रथम के बगैर बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव था क्योंकि असंभव था बिस्मार्क रक्त एवं लौह की नीति को अपनाते हुए रक्त एवं लौह की नीति को अपनाते हुए रक्त एवं लौह के नीति को अपनाते हुए जर्मनी का एकीकरण किया। जर्मनी का एकीकरण करने का प्रयास किया अगला स्लाइड है। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक रहा? यूरोप में राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है, यूरोप में एक क्रांति हुई थी बड़े पैमाने पर, जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति।
जो 1789 ईस्वी में हुई थी, उसी क्रांति में राष्ट्रवाद की भावना को देखने का मिला था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक रहा। लिखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की भावना के विकास, राष्ट्रवाद की भावना का विकास में नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी में प्रवेश किया। जर्मनी में प्रवेश किया जर्मनी में प्रवेश किया और जीतकर जर्मन राइन राज्य की स्थापना भी किया। जीतकर जर्मन राइन राज्य का भी स्थापना किया। जर्मन राइन राज्य का भी स्थापना किया और यहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। भावना बढ़ने लगे। राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी राष्ट्रवाद की भावना विस्तारित होने लगी। विस्तारित या फिर कहें तो फैलने लगी। विस्तारित होने लगी। अगला स्लाइड है, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा करें। राष्ट्रवाद की उदय के कारणों का चर्चा करें। ठीक है, लिखेंगे राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है फ्रांस की क्रांति से उदय हुआ। लिखेंगे राष्ट्रवाद की भावना राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में स्थित फ्रांस की क्रांति से है। फ्रांस की क्रांति से है, क्योंकि
क्योंकि फ्रांस की क्रांति में ही फ्रांस के क्रांति में ही राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रयोग किया गया था। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के क्रांति में राष्ट्रवाद की भावना को हर एक व्यक्तियों के अंदर देखा गया। हर एक व्यक्तियों के अंदर देखा गया और सत्रह सौ नवासी ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को सफल भी बनाया गया। सफल भी बनाया गया। राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग फ्रांस की क्रांति में ही किया गया। फ्रांस के क्रांति में ही किया गया। अगला टॉपिक है, अगला स्लाइड है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। यानी यूनानी स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुए थे, इसकी क्या परिणाम हुए, यूनान पर किसका कब्जा था, यूनान किसका उपनिवेश था, इस चीज पर चर्चा करेंगे। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त विवरण दे लिखेंगे। यूनान का लिखेंगे, यूनान का अपना 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 गौरवमय अतीत रहा या फिर इतिहास रहा। गौरवमय अतीत रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य, जिसे ऑटोमन साम्राज्य भी कहा जाता है, तुर्की साम्राज्य के अधीन था, गुलाम था। फ्रांसीसी सेना से
यूनान के लोगों में भी फ्रांसीसी सेना, या फिर यहाँ युद्ध सही रहेगा, फ्रांसीसी आंदोलन से, फ्रांसीसी क्रांति से, क्रांति ठीक रहेगा, फ्रांसीसी क्रांति से यूनान के लोगों में भी, यूनान के लोगों में भी राष्ट्रवादी भावना, राष्ट्रवादी भावना, राष्ट्रवादी भावना की लहर दौड़ गई, दौड़ गई। तुर्की शासन में, तुर्की शासन में, तुर्की शासन में स्वयं को तुर्की शासन में स्वयं को अलग करने के लिए, अलग करने के लिए, अलग करने के लिए, अलग करने के लिए यूनान के लोगों ने, यूनान के लोगों ने भी, यूनान के लोगों ने भी यूनान के लोगों ने भी आंदोलन करने लगे, आंदोलन करने लगे। तुर्की तुर्की शासक आंदोलन को, तुर्की शासक आंदोलन को, शासक आंदोलन को दबाने लगे, दबाने लगे, और आंदोलन में शामिल, और आंदोलन में शामिल, और आंदोलन में शामिल आंदोलन में शामिल यूनान के लोग, यूनान के लोगों को भी, यूनान के लोगों को भी पूरी तरह से कुचलने लगे, पूरी तरह से कुचलने लगे। लंदन में फिर, लंदन में फिर, लंदन में, लंदन में एक सम्मेलन हुआ, लंदन में एक एक सम्मेलन हुआ, लंदन में एक सम्मेलन हुआ, एक सम्मेलन हुआ जिसका निर्णय, जिसका
निर्णय के अनुसार इंग्लैंड फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की और अंत में निर्णय यह हुआ कि कि तुर्की पूरी तरह से अपना प्रभाव यूनान से बाहर रखेगा, यानी बाहर पर से उसका प्रभाव खत्म होगा, बाहर रखेगा। अंततः 1832 ईस्वी में यूनान तुर्की साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया। अगला स्लाइड है को रिव्यू करा दिया जाए। पहला स्लाइड था इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी कभी एक स्वतंत्र राष्ट्र हो। इस वजह से उनकी हर प्रयास का दमन करता था। ठीक है, इस वजह से मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था, मेटरनिक नहीं चाहता था कि जर्मनी तथा इटली का एकीकरण हो। 1830 ईस्वी के बाद वहां पर लगातार आंदोलन हो रहे थे, यानी जर्मनी और इटली में लगातार आंदोलन हो रहे थे, लेकिन मेटरनिक की घोर प्रतिक्रियावादी के कारण वहां की हर एक आंदोलन को दबा दिया जा रहा था। इसलिए जर्मनी तथा इटली के एकीकरण धीमी हो गया और अंततः 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट के संधि के तहत जर्मनी तथा इटली का एकीकरण संभव पूरा हो पाया। ठीक है, अगला स्लाइड था गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करना था। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। इटली की एकीकरण में गैरीबाल्डी की अहम भूमिका रही है। गैरीबाल्डी युवकों के साथ मिलकर एक सेना का तैयार किया था, जिसका सेना का नाम था लाल कुर्ती वाला, यानी लाल कुर्ती वालों का एक सेना तैयार किया था या बनाया था। इन सैनिकों को लेकर के गैरीबाल्डी सिसिली तथा नेपल्स पर भी आक्रमण किया और जीत भी हासिल की ले। इन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई अपने देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए, देश के कल्याण के लिए दान कर दिया और साधारण जीवन जीने लगे। अगला स्लाइड था इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदान बताना था। इटली के एकीकरण में मेजनी का मुख्य उद्देश्य था ऑस्ट्रिया के प्रभावों से इटली को मुक्त कराना। यानी मेजनी जो था वो चाहता था कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली किसी तरह क्या हो जाए, मुक्त हो जाए।
राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर के मेजनी एक गुप्त क्रांतिकारी कार्बोनारी संगठन का सदस्यता भी ग्रहण कर लिया था तथा इसके साथ ही यंग इटली तथा यंग यूरोप की स्थापना भी किया था। अगला स्लाइड था, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या थी। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बिस्मार्क, क्योंकि बिस्मार्क को जर्मनी की एकीकरण का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, बिस्मार्क एक राजनीतिक कूटनीतिज्ञ भी था। बिस्मार्क निरंकुश राजतंत्र के समर्थन के साथ जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में था। जर्मनी की वो निरंकुश शासन के वाहवाही में भी था और वो चाहता था कि उसी के आड़ में जर्मनी किसी प्रकार स्वतंत्र हो जाए। ठीक है, उसने छल बल कल सब अपना करके जर्मनी को एक करने में जुट गया। जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया से युद्ध असंभावी मानता था। बिस्मार्क चाहता था, वो सोचता था कि ऑस्ट्रिया से युद्ध करना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ठीक है, इस वजह से वो इस चीज को आवश्यक नहीं मानता था। लेकिन उनकी मानसा थी कि दुनिया के सामने पूरी दुनिया जो थी ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी समझे और उनकी बुराई करे। इसलिए ऑस्ट्रिया ने सन 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सेडान का युद्ध घोषित कर दिया और इसमें जो है प्रसा का जीत भी हासिल हुआ। अगला स्लाइड था, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था। विलियम प्रथम जो थे वो अपना चांसलर किसे नियुक्त किए थे? तो बिस्मार्क को। ठीक है, वो विलियम प्रथम ये भली भांति जानते थे कि बिस्मार्क के बिना ये जो है जर्मनी का एकीकरण असंभव है। इस वजह से बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने अपने साम्राज्य का उन्हें चांसलर नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए उन्होंने युद्ध किए और जर्मनी के एकीकरण में अपना महान योगदान दिए। विलियम प्रथम जो थे जर्मनी के एकीकरण के लिए अनेक लड़ाइयाँ भी लड़ी, आंदोलन भी किया और उन्होंने जर्मनी के एकीकरण में अपना योगदान भी दिया। विलियम प्रथम के बगैर बिस्मार्क के लिए जर्मनी के एकीकरण असंभव था, क्योंकि विलियम प्रथम के सहयोग से ही बिस्मार्क ने भी क्या किया था? जर्मनी के एकीकरण में अपना जो है अहम भूमिका अदा किया था। बिस्मार्क रॉक एवं लॉ की नीति को अपनाते हुए जर्मनी के एकीकरण जो है अपने तलवार के बल पर असंभव को संभव बना दिया। अगला स्लाइड था, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक रहा। यूरोप में राष्ट्रवाद के भावना के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी में प्रवेश किया था। यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, उसी राष्ट्रवाद की जो अवधारणा थी उसी की सहायता से, उसी की विकास करते हुए वो जर्मनी में प्रवेश करता है और जर्मनी में बहुत सारे हिस्सों को जीत करके एक जर्मन राइन राज्य का निर्माण भी करता है। ठीक है, और उसके बाद यहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। कहें तो जर्मनी में नेपोलियन बोनापार्ट के वर्चस्व को देखते हुए वहां पर भी जर्मनी में भी अपने राष्ट्र के प्रति लोगों को अपनी प्रेम जागने लगी और जर्मनी को एक करने का अंततः प्रयास करने लगे। ठीक है, धीरे धीरे यूरोप में अन्य क्षेत्रों में भी राष्ट्रवाद की भावना विस्तारित होने लगी। इस वजह से कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट की बहुत बड़ी भूमिका रही। ठीक है, कुछ उसकी लोकप्रियता के कारण राष्ट्रवाद की भावना फैली, कुछ उसकी क्रूरता के कारण। ठीक है, अगला स्लाइड था, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा करें। तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा थी या फिर कहें तो जो भावना थी, यूरोप में स्थित फ्रांस की क्रांति से है। यानी फ्रांस में एक बड़े पैमानों पर, कहें तो बृहद पैमानों पर एक क्रांति हुआ था जो 1789 में हुआ था। ठीक है, उस समय वहां का जो शासक थे लुई 16वां थे। ठीक है, जो काफी स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासन किया करते थे। उनका मानना था कि मेरी इच्छा ही कानून है और उनकी इच्छा अनुसार वहां की साम्राज्य चलनी चाहिए। ठीक है, इस वजह से फ्रांस की क्रांति में राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग किया गया। 1789 से फ्रांस की क्रांति में राष्ट्रवाद की भावना को
हर एक व्यक्तियों के अंदर देखा गया। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को सफल भी बनाया गया। राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग फ्रांस की क्रांति में ही इसका प्रयोग किया गया था। अगला स्लाइड है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दे। तो यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है, क्योंकि यूनान को पूरे यूरोप की पालना कहा जाता है। और यूरोप की पालना कहा जाता है रीजन है कि जितने भी यूरोप के बड़े बड़े दार्शनिक या फिर कहें तो जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं वो यूनान से ही पढ़ लिख करके अपने अलग अलग क्षेत्रों में अपना जो है योगदान दिया करते थे। इस वजह से यूनान को यूरोप की सभ्यताओं का पालना कहा गया है, ठीक है। और इस यूरोप पर एक छोटे से साम्राज्य ऑटोमन साम्राज्य कहें तो तुर्की साम्राज्य का आधिपत्य था, ठीक है। वो यूनान जो था ऑटोमन साम्राज्य तुर्की का क्या था, एक छोटा मोटा उपनिवेश बनकर रह गया था, ठीक है। जबकि पूरे विश्व को बड़े बड़े कहें तो योद्धा को उसने यूनान ने दिया था, ठीक है। इस वजह से यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, क्योंकि यूरोप का अपना गौरवमय अतीत रहा है, उनका अपना जो सभ्यता रहा पूरी विश्व को पालने में लगा रहा। लेकिन इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। इतनी बड़ी विकसित होने के बाद भी यूनान एक छोटे से साम्राज्य तुर्की के अधीन था, ठीक है। तुर्की उस पर अपना कब्जा बनाकर रखा था, तुर्की यूनान को अपना उपनिवेश बनाकर रखा था, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति से यूनान के लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना पनपी। जब 1789 में यूनान में फ्रांस में स्वतंत्रता हुए, उसका असर यूनान के लोगों पर भी पड़ा और वो लोग सोचने लगे जब फ्रांस स्वतंत्र हो सकता है तो फिर हम क्यों नहीं इस तुर्की साम्राज्य से स्वतंत्र हो सकते हैं। इस वजह से वो लोग भी प्रयास करने लगे, तुर्की के खिलाफ जाने लगे, तुर्की का बहिष्कार करने लगे और अपने आप को स्वतंत्र करने में एकजुट हो गए, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, फिर से यूनान में भी स्वतंत्रता की लहर दौड़ गई और तुर्की शासन में स्वयं को अलग करने के लिए यूनान के लोगों ने भी आंदोलन करने लगे। यानी तुर्की साम्राज्य से यूनान के लोग अपने आप को स्वतंत्र कराना चाहते थे। इस वजह से वहां पर आंदोलनें होने लगी और तुर्की शासक आंदोलन को दबाने लगे और आंदोलन में शामिल यूनान के लोगों को भी बुरी तरह से कुचलने लगे। यूनान के जो लोग थे वो यूनान को स्वतंत्र कराना चाहते थे, लेकिन जो वहां पर तुर्की साम्राज्य का प्रभाव था वो नहीं चाहते थे कि यूनान स्वतंत्र हो, यूनान के लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो, उनके खिलाफ खड़े हो। इस वजह से वहां के लोगों को वो कुचलना आरंभ कर दिया, ठीक है। जिसका निर्णय के अनुसार, ठीक है, फिर क्या होता है, लंदन में एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, जिसके निर्णय के अनुसार इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिल करके तुर्की के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की और बोला कि अंततः तुर्की जो है यूनान को स्वतंत्र करे, ठीक है। और अंत में निर्णय यह हुआ कि तुर्की पूरी तरह से अपना प्रभाव यूनान से बाहर रखेगा, यानी यूनान पर तुर्की का अधिकार खत्म होता है। अब जो है यूनान जो है स्वतंत्र होता है। अंततः 1832 ईस्वी में यूनान तुर्की साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।